Hello, welcome to the course on analog and digital communication. Dear students, since last two lectures we are discussing about digital communication, and in that we are discussing the topic analog to digital conversion. तो बच्चों, in communication system sometimes it happens that we are available with the analog signal and we have to transmit digital signal for particular application. So in that case the available analog signal must be converted into digital one. ओके, तो आप देख सकते हो कि ये ब्लॉक डायग्राम में कि मेरे पास ये एनालॉग सिग्नल है. दिस इज अवर एनालॉग सिग्नल विच इज कंटिन्यूस टाइम एंड कंटिन्यूस वैल्यूड सिग्नल. उसको हमने डिजिटल में कन्वर्ट किया विच इज दिस सीक्वेंस ऑफ बाइनरी नंबर्स. ओके, सो if I do some processes, if we do some processes on this analog signal, then it will be converted into the digital binary sequence. Okay, तो बच्चों जो हमारा एनालॉग सिग्नल होता है, जो एनालॉग सिग्नल होता है that is continuous in time as well as continuous in amplitude. ओके, वो कंटिन्यूस इन टाइम होता है, कंटिन्यूस इन एम्पलीट्यूड होता है. वेयर एज अवर डिजिटल सिग्नल जो हमें चाहिए दैट इज डिस्क्रीट इन टाइम एंड डिस्क्रीट इन वैल्यू और डिस्क्रीट इन एम्पलीट्यूड. ओके, तो हमें कंटिन्यूस टाइम सिग्नल, कंटिन्यूस एम्पलीट्यूड सिग्नल है, उससे हमें डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, डिस्क्रीट एम्पलीट्यूड सिग्नल चाहिए. तो ये करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस पर कुछ प्रोसेसेस करनी पड़ेगी. तो अगर मुझे कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को डिस्क्रीट में कन्वर्ट करना है तो जो प्रोसेस यूज होती है जिसका नाम है सैंपलिंग प्रोसेस, जिसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया है. मतलब आपके पास एनालॉग कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है और इसको डिस्क्रीट टाइम में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका सैंपलिंग करना पड़ेगा. और सैंपलिंग के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया है. अब जो सैंपल सिग्नल जो हमें मिलता है, सपोज मान लो कि ये मुझे सैंपल सिग्नल मिला कंटिन्यूस टाइम का, बराबर है, ये सैंपल सिग्नल मिला जिसमें ये सैंपल्स है. ये सैंपल सिग्नल है वो अभी भी डिजिटल नहीं है, ये स्टिल एनालॉग है. क्यों? बिकॉज उसका टाइम तो डिस्क्रिटाइज हो गया है, उसका टाइम तो डिजिटाइज हो गया है, लेकिन उसकी जो वैल्यू है, उसका जो एम्पलीट्यूड है, स्टिल इट कैन टेक इनफाइनाइट वैल्यूज. ओके, मतलब ये जो पर्टिकुलर सैंपल है उसका जो एम्पलीट्यूड है इट कैन टेक एनी वैल्यू इन गिवन रेंज. ओके, मतलब इट इज नॉट स्टिल डिस्क्रिटाइज. तो हमें अगर इसको डिजिटल में कन्वर्ट करना है तो उसका जो एम्पलीट्यूड है उसको भी हमें डिस्क्रिटाइज करना पड़ेगा. तो हम अगर डिस्क्रीट इन टाइम सिग्नल मिले और उसका एम्पलीट्यूड भी अगर डिस्क्रिटाइज है तो उसको हम बोलेंगे डिजिटल सिग्नल. तो टाइम को तो हमने डिस्क्रिटाइज किया बाय यूज ऑफ सैंपलिंग. अब हमें एम्पलीट्यूड जो रेंज है, एम्पलीट्यूड से जो सैंपल सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है उसको हमें डिस्क्रिटाइज करना है. तो इसके लिए जो प्रोसेस यूज होती है इसका नाम है क्वांटाइजेशन. उसका नाम है क्वांटाइजेशन. और क्वांटाइजेशन का जो आउटपुट होगा वो हमारा होगा डिस्क्रीट इन टाइम, डिस्क्रीट इन एम्पलीट्यूड, और वो हमारा डिजिटल सिग्नल है. मतलब जो क्वांटाइजेशन का आउटपुट होगा उसमें जो सैंपल्स होंगे, फाइनाइट सैंपल्स होंगे, जो फाइनाइट सैंपल्स होंगे, बराबर है, ये फाइनाइट सैंपल जो होंगे, ये फाइनाइट सैंपल जो होंगे उसका एम्पलीट्यूड भी फाइनाइट होगा. उसका एम्पलीट्यूड भी क्या होगा बच्चों, फाइनाइट होगा. मतलब द गिवन सैंपल्स, लेट से मेरे पास 10 सैंपल्स है, लेट से, तो ये 10 सैंपल का एम्पलीट्यूड भी फाइनाइट होगा. मतलब दिस 10 सैंपल्स कैन टेक एनी एम्पलीट्यूड इन फ्रॉम द गिवन फाइनाइट वैल्यूज, मतलब उसका टाइम तो हमने फाइनाइट कर दिया, अब उसका एम्पलीट्यूड भी फाइनाइट होगा. कौन सी प्रोसेस है, क्वांटाइजेशन. सो क्वांटाइजेशन इज यूज टू डिस्क्रिटाइज द एम्पलीट्यूड ऑफ द सैंपल्ड सिग्नल. करेक्ट, उसको डिस्क्रिटाइज करने के लिए हम क्वांटाइजेशन प्रोसेस यूज करते हैं. अब ये क्वांटाइज जो आउटपुट मिलेगा, मतलब क्वांटाइजेशन का जो आउटपुट मिलेगा उसमें हमें फाइनाइट वैल्यूज होंगे, मतलब एम्पलीट्यूड इसका फाइनाइट होगा. अब अगर मुझे उसको बाइनरी
मतलब डिजिट्स में कन्वर्ट करना है तो उसका मुझे करना पड़ेगा कोडिंग। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कोडिंग। मतलब जो लेवल्स हमें मिले हैं, एम्पलीट्यूड लेवल्स जो फाइनाइट मिले, उसको हमें कोड करना है बाय यूज ऑफ बाइनरी डिजिट्स। ओके, और जो कोड हमें मिलेगा वो n बिट कोड हो सकता है, वो होगा n बिट बाइनरी कोड। मतलब वो 4 बिट भी हो सकता है, 2 बिट भी हो सकता है, इट मे बी 2 बिट इंफॉर्मेशन, it may be 4 bit, it may be 8 bit and so on. It may be 4 bit, it may be 8 bit and so on. Okay, that depends on the particular type of encoder. Okay, it may be 8 bit and so on, 16 bit, 32 bit, 64 bit and so on. Correct? तो ये पूरा हमारा एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन प्रोसेस है। तो उसमें हमने सैम्पलिंग के बारे में तो ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अब आज हम ये क्वांटाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में कि क्वांटाइजेशन कैसे जो एम्पलीट्यूड को डिस्क्रिटाइज करता है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल एज आई मेंशन वी गेट द सैंपल ऑफ द सिग्नल अकॉर्डिंग टू सैंपल थियरम, सैंपलिंग थियरम। मतलब मेरा जो कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है उससे मुझे डिस्क्रीट टाइम सिग्नल मिलेगा अकॉर्डिंग टू द सैंपलिंग थियरम। आफ्टर दैट इट नो लॉन्गर कंटिन्यूस फंक्शन ऑफ टाइम। मतलब जो सैंपल सिग्नल मिलेगा वो कंटिन्यूस सिग्नल नहीं है, बट रादर इट इज अ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। तो इट्स क्लियर, मतलब यहां से हमें ये सैंपल सिग्नल मिल गया है, बराबर है। हाउएवर, जो मैंने अभी आपको बताया था प्रीवियस स्लाइड में, द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच सैंपल कैन टेक एनी वैल्यू इन कंटिन्यूस रेंज। मतलब ये जो सैंपल आपको दिख रहा है दैट कैन टेक, इट कैन टेक एनी वैल्यू इन द गिवन रेंज, स्टिल इट इज एनालॉग। मतलब ये एनालॉग है बिकॉज उसकी टाइम तो हमने फाइनाइट कर दिया, लेकिन उसका जो एम्पलीट्यूड है इट कैन स्टिल टेक एनी वैल्यू इन कंटिन्यूस रेंज। मतलब उसकी जो पूरी जो रेंज है, एम्पलीट्यूड रेंज है, ये पूरी एम्पलीट्यूड रेंज में ये कोई भी वैल्यू ले सकता है। ओके, ये सैंपल स्टिल इट इज एनालॉग। सो दिस डिफिकल्टी इज रिजॉल्व बाय, नियरली रिजॉल्व, नॉट कंप्लीटली, नियरली रिजॉल्व बाय द प्रोसेस नॉन एज क्वांटाइजेशन। तो क्वांटाइजेशन में हम क्या करेंगे, जो ये हमारी जो एम्पलीट्यूड रेंज है उसको हम डिस्क्रिटाइज करेंगे। अब वो कैसे करेंगे तो पूरी प्रोसेस में समझा देता हूँ आपको, बराबर है। तो ये जो मैं पहले आपको बता देता हूँ कि क्वांटाइजेशन में क्या होगा एक्चुअली। सो इन क्वांटाइजेशन फर्स्ट ऑफ ऑल ये पूरी जो एम्पलीट्यूड रेंज है उसको हम इक्वल नंबर ऑफ लेवल्स में डिवाइड कर देंगे। सपोज मान लो कि ये जो एम्पलीट्यूड रेंज है, ये सिग्नल है, उसका मैक्सिमम मतलब पीक एम्पलीट्यूड, पॉजिटिव पीक एम्पलीट्यूड 1 वोल्ट है और उसका नेगेटिव पीक एम्पलीट्यूड लेट से -1 वोल्ट है। तो उसका पीक टू पीक एम्पलीट्यूड हो गया बच्चों 2 वोल्ट, पीक टू पीक एम्पलीट्यूड हो गया 2 वोल्ट। तो ये जो सैंपल्स है ना, अभी ये 1 से लेके -1 वोल्ट में ये सैंपल्स कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, इट कैन हैव एनी वैल्यू। तो मैं क्या करूंगा, उसको फाइनाइट करने के लिए मैं पूरी एम्पलीट्यूड रेंज को मैं इक्वल नंबर ऑफ लेवल्स में डिवाइड कर दूंगा। तो सपोज मान लो कि ये पूरी जो एम्पलीट्यूड रेंज है उसको मैं 4 इक्वल नंबर ऑफ लेवल्स में डिवाइड करता हूँ। तो मतलब ये हो गया एक लेवल, तो मतलब एक लेवल होगा, ये दूसरा लेवल हो गया, ये तीसरा लेवल हो गया और ये चौथा। मतलब ये एक हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये 4। मतलब 4 इक्वल नंबर ऑफ लेवल्स में मैंने डिवाइड कर दिया, बराबर है। सो अभी आप देख सकते हो कि ऐसे डिवाइड करने के बाद हमें एक पर्टिकुलर मतलब एक स्लॉट मिलता है। तो ये स्लॉट में जितने भी सैंपल्स रहेंगे उसके एम्पलीट्यूड को मैं एक प्री डिटरमाइंड वैल्यू पे राउंड ऑफ कर दूंगा। क्योंकि ये रेंज में है तो बहुत सारे सिग्नल, मतलब ये पर्टिकुलर जो मैंने स्लॉट अभी डिफाइन किया उसमें जो सैंपल्स है दैट सैंपल्स कैन टेक एनी वैल्यू इन दिस रेंज। तो मैं क्या करूंगा, उसको फाइनाइट करने के लिए ये जो एम्पलीट्यूड रेंज है, बराबर है, उसमें एक प्री डिटरमाइंड लेवल सेट करूंगा। प्री डिटरमाइंड लेवल मतलब सपोज मान लो कि ये इसका एम्पलीट्यूड लेट से 1 वोल्ट है, ये लेवल मैंने 1 वोल्ट पे डिफाइन किया। सपोज ये लेवल 0.5 है, 0.5 वोल्ट का लेवल है, ये -0.5 वोल्ट का लेवल है। तो ये जो 2 लेवल से जो ये स्लॉट बनता है, ये स्लॉट का मिड वैल्यू क्या हो जाएगा, बट इसका मिड वैल्यू क्या होगा बच्चों, ये 1 है, 0.5 है, तो ये 0.75 होगा उसका मिड वैल्यू। तो मैं क्या करूंगा बच्चों कि ये मैंने प्री डिटरमाइंड लेवल सेट कर दिया।
कि इसमें जितने भी सैंपल्स एम्पलीट्यूड होंगे सबके एम्पलीट्यूड को मैं 0.75 पे राउंड ऑफ कर दूंगा। तो अब देखो, इसको भी मैं 0.75 पे राउंड ऑफ कर दूंगा, इसको भी 0.75 पे, उसको भी 0.75 पे, इसको भी 0.75 पे राउंड ऑफ होगा। मतलब इसमें जितने भी सैंपल्स होंगे ये स्लॉट में, सबका एम्पलीट्यूड लेवल क्या हो गया, 0.75। सिमिलरली ये जो स्लॉट है, ये जो लेवल है, ये स्लॉट, उसमें जितने भी एम्पलीट्यूड्स है उसको मैं इसके मिड वैल्यू पे राउंड ऑफ कर देता हूँ। तो ये 0 है, ये 0.5, तो इसका मिड वैल्यू 0.25 हो जाएगा। तो इसमें जितने भी सैंपल्स है उसको मैंने राउंड ऑफ कर दिया 0.25 एम्पलीट्यूड पे। सिमिलरली ये स्लॉट में जितने भी सैंपल्स है उसके एम्पलीट्यूड को मैं उसके मिड लेवल, लेट से इसका मिड लेवल -0.25 है, तो मैंने -0.25 पे उसको राउंड ऑफ कर दिया, बराबर है। तो इतने में जितने भी एम्पलीट्यूड वो उसका वैल्यू होगा -0.25। सिमिलरली ये स्लॉट है, उसमें जितने भी सैंपल है उसको मैंने राउंड ऑफ कर दिया उसके मिड वैल्यू पे, दैट इज -0.75। मतलब बच्चों अब देखो, ये सैंपल्स जितने भी थे उसमें जितने भी एम्पलीट्यूड है, तो हमें अब 4 एम्पलीट्यूड ही मिले। तो एम्पलीट्यूड, अब रेंज जो है एम्पलीट्यूड की जो वैल्यू है वो सिर्फ 4 है। जितने भी सैंपल्स है वो सारे सैंपल्स, ये 4 में से कोई एक वैल्यू उसकी होगी। मतलब ये सैंपल की वैल्यू 0.75, इसमें जो सैंपल होगा उसकी 0.25, इसमें जो सैंपल होगा -0.25, इसमें जो सैंपल होगा उसकी -0.75। मतलब जो इनफाइनाइट वैल्यू थी, एम्पलीट्यूड थे, वो अब डिस्क्रिटाइज होके सिर्फ 4 हो गए। मतलब ये जितने भी सैंपल्स है दैट कैन टेक द वैल्यूज फ्रॉम दिस 4 वैल्यूज। ओके, तो 0.75, 0.25, -0.25 एंड -0.75, ये 4 में से कोई एक वैल्यू हो सकती है पूरे सैंपल्स की। मतलब उनके एम्पलीट्यूड सैंपल्स के अब फाइनाइट हो गए, 4 ही अब है, जो इनफाइनाइट थे वो फाइनाइट हो गए। तो हमारा काम हो गया, डिस्क्रिटाइज हो गया। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा बच्चों कि हम ये प्री डिटरमाइन लेवल जो हमने सेट किया वो हमें ऑलवेज उसका मिड लेवल ही लेना पड़ेगा, उनका मतलब एवरेज ही लेना पड़ेगा ये दोनों का? ऐसा जरूरी नहीं है। आप ये सैंपल को ये 1 वोल्ट पे भी राउंड कर सकते हैं, ये सैंपल को आप 0.5 पे भी राउंड कर सकते हैं, और ये दोनों के मिड लेवल पे भी आप राउंड ऑफ कर सकते हैं। ओके, समझ में आ गया? अब आपके दिमाग में एक दूसरा क्वेश्चन आएगा कि ये जो नंबर ऑफ लेवल्स जो मैंने अभी 4 लिए तो वो कोई और नंबर के हो सकते हैं? मतलब मैं 8 ले सकता हूँ? यस यू कैन, डेफिनेटली। मैं उसको 16 ले सकता हूँ? यस यू कैन, डेफिनेटली। मैं उसको 32 ले सकता हूँ? यस यू कैन। मतलब जो नंबर ऑफ लेवल्स जो मैंने डिवाइड किया पूरी एम्पलीट्यूड रेंज में, वो आप अपने हिसाब से ले सकते हो, लेकिन वो नंबर ऑफ लेवल्स जो है ना, उसको मैं डिनोट करता हूँ L से। उसमें एक कंडीशन है, जो नंबर ऑफ लेवल्स में मैं पूरी एम्पलीट्यूड रेंज को डिवाइड कर रहा हूँ ना, दैट ऑलवेज फॉलो दिस रिलेशन, दैट इज L इज इक्वल टू 2/n। नाउ n क्या है बच्चों? n इज द नंबर ऑफ डिजिट्स, नंबर ऑफ डिजिट्स इन बाइनरी कोड, नंबर ऑफ डिजिट्स इन बाइनरी कोड। याद करो, मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया था आपको कि हमें ये क्वांटाइजेशन के बाद सिग्नल को बाइनरी कोड में कोड करना है। तो ये नंबर ऑफ लेवल्स किस पे डिपेंड करेंगे? मतलब कितने नंबर ऑफ डिजिट से आप बाइनरी में कन्वर्ट करना चाहते हो। मतलब सपोज आपको पर्टिकुलर एम्पलीट्यूड को 2 बिट से एनकोड करना है, 2 बिट से एनकोड करना है, तो n की वैल्यू क्या हो गई बच्चों? 2। तो नंबर ऑफ लेवल्स कितने चाहिए? 4। वेरी गुड। सिमिलरली अगर मुझे ये पर्टिकुलर जो सैंपल है उसको मुझे 3 बिट बाइनरी बिट से एनकोड करना है, 3 बाइनरी बिट से एनकोड करना है, तो मुझे n की जगह पे 3 लिखना पड़ेगा, तो नंबर ऑफ लेवल 8 हो जाएंगे। सपोज मुझे 4 बिट से एनकोड करना है, तो n की जगह पे 4 लिखना पड़ेगा, तो नंबर ऑफ लेवल 16 हो जाएंगे। तो जैसे जैसे डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ बिट्स दैट वी आर यूजिंग फॉर एनकोडिंग the particular sample, depending on that we have to select the number of quantization levels। करेक्ट, समझ में आ गया? तो वो डिपेंड करता है कितने बाइनरी, मतलब नंबर ऑफ बिट्स से आप
पर्टिकुलर सैंपल को एनकोड करना चाहते हो। ओके, क्लियर, डन। तो ये क्वांटाइजेशन का बेसिक कंसेप्ट था, दैट इज यूज्ड टू डिस्क्रिटाइज और टू कन्वर्ट द इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ द सैंपल इनटू फाइनाइट नंबर्स। तो मैंने ऑलरेडी आपको एग्जांपल देके समझा दिया है। ओके, क्लियर। नाउ जो मैंने अभी यहाँ पे बताया वो यहाँ पे एक बार रिपीट कर लेते हैं। सो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर कैन बी मॉडल एज टू प्रोसेस, वन इज सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन। सैम्पलिंग क्या करता है, टाइम वेरिंग वोल्टेज को डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में कन्वर्ट करता है। क्वांटाइजर क्या है, तो वो एक सिग्नल प्रोसेसिंग ब्लॉक है दैट मैप्स कंटिन्यूस एम्पलीट्यूड टू द डिस्क्रीट एम्पलीट्यूड। देखो ये कंटिन्यूस एम्पलीट्यूड था, उसको मैंने डिस्क्रीट एम्पलीट्यूड से मैप कर दिया, करेक्ट। सो द आउटपुट ऑफ क्वांटाइजर इज डिस्क्रीट, मीनिंग इट कैन ओनली हैव क्यू डिफरेंट वैल्यूज। तो यहाँ पे 4 डिफरेंट वैल्यू है, सारे एम्पलीट्यूड की 4 डिफरेंट वैल्यूज है। सो जैसे मैंने आपको बताया क्वांटाइजेशन में क्या करते हैं, टोटल एम्पलीट्यूड रेंज विच द सिग्नल में ऑक्यूपाई इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ स्टैंडर्ड लेवल्स। कितने लेवल्स वो भी मैंने कैसे डिसाइड करना है वो भी मैंने आपको बता दिया, डिपेंडिंग ऑन दी नंबर ऑफ बाइनरी डिजिट्स वी हैव टू डिसाइड द नंबर ऑफ क्वांटाइजेशन लेवल्स। ओके, तो आप एक और एग्जांपल आप देख सकते हो, यहाँ पे देखो मैंने एम्पलीट्यूड रेंज को 4 इक्वल लेवल में डिवाइड किया, 1, 2, 3 and 4. According to that we can encode the particular level by 2 bits 00, 01, 10 and 11। मतलब ये हुआ बच्चों कि यहाँ पे सपोज मान लो कि एम्पलीट्यूड लेवल सपोज -0.75 है लेट से, तो वो एम्पलीट्यूड लेवल को मैंने किससे एनकोड किया, 00 से। सपोज ये -0.5 है ये लेवल, तो -0.5 को मैंने किससे एनकोड किया बच्चों, 01 से एनकोड किया। ये 0.5 है ये लेवल 0.5 है, तो उसको मैंने किससे एनकोड किया, 10 से 10 से। और ये सपोज 0.75 एम्पलीट्यूड है, तो उसको मैंने एनकोड किया 11 से। क्लियर है, ओके। सो 4 लेवल्स थे, तो मैंने 2 बिट से एनकोड किया। सिमिलरली मैं एम्पलीट्यूड रेंज को 8 इक्वल लेवल में डिवाइड कर सकता हूँ, तो ये देख सकते हो कि 8 इक्वल नंबर ऑफ लेवल्स में हमने डिवाइड किया, तो पर्टिकुलर सैंपल को हम 3 बिट से एनकोड करेंगे, करेक्ट। 000 से लेके 111 तक। और ये ब्लू कलर का जो सिग्नल आप देख रहे हो ना, वो हमारा क्वांटाइज सिग्नल है और क्वांटाइजर का आउटपुट है। ये क्वांटाइज सिग्नल है, ये क्वांटाइज्ड सिग्नल है, ओके। तो यहाँ पे देखो 4 एम्पलीट्यूड है, क्वांटाइज सिग्नल में ओनली इट हैज 4 एम्पलीट्यूड। एक एम्पलीट्यूड है, ये दूसरा एम्पलीट्यूड है, ये तीसरा और ये चौथा। इट हैज ओनली 4 पॉसिबल एम्पलीट्यूड्स। सिमिलर यहाँ पे टोटल 8 एम्पलीट्यूड होंगे, ओके। समझ में आ गया। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वांटाइजेशन, ओके। क्वांटाइजेशन का ये बेसिक्स था। अब ये क्वांटाइजेशन लेवल में, मतलब क्वांटाइजेशन लेवल तो मैंने डिफाइन कर दिया कि L इज इक्वल टू ऑलवेज 2⁻n, लेकिन ये जो 2 लेवल के बीच का जो स्पेसिंग होता है ना, उसको बेसिकली हम बोलते हैं स्टेप साइज। क्या बोलते हैं टेक्निकली, क्या बोलते हैं उसको, स्टेप साइज। सो व्हाट इज स्टेप साइज? तो स्टेप साइज इज द सेपरेशन बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव लेवल्स। सेपरेशन बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव लेवल्स, मतलब ये 2 लेवल के बीच का जो सेपरेशन है उसको हम बोलते हैं स्टेप साइज। एंड स्टेप साइज इज डिनोटेड बाय डेल्टा। स्टेप साइज इज डिनोटेड बाय डेल्टा। और डेल्टा का रिलेशन, डेल्टा कैसे फाइंड करेंगे? सो डेल्टा इज गिवन एज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द सिग्नल माइनस मिनिमम वैल्यू ऑफ द रेंज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ लेवल्स। मतलब ये जो मैंने एग्जांपल यहाँ पे दिया था ना पर्टिकुलर, कि ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड सपोज 1 वोल्ट है, मिनिमम एम्पलीट्यूड इसका -1 वोल्ट है, तो x max दैट इज 1 वोल्ट, x min दैट इज -1 वोल्ट, एंड नंबर ऑफ लेवल सपोज 4 है, L इज इक्वल टू 4 है, तो स्टेप साइज विल बी अकॉर्डिंगली, ओके। तो x max की वैल्यू सपोज मैंने मेरी 1 है, ये -1 है, बराबर है। और सपोज स्टेप साइज जब नंबर ऑफ लेवल्स है वो 4 है, तो ये कितना हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 4, तो स्टेप साइज कितने की हो जाएगी 0.5 की। कितने की हो जाएगी 0.5, ओके।
सो नंबर ऑफ लेवल्स जैसे जैसे बढ़ेंगे, नंबर ऑफ लेवल्स जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे स्टेप साइज रिड्यूस होती जाएगी, स्टेप साइज रिड्यूस होती जाएगी। यहाँ पे देखो जैसे जैसे मैं नंबर ऑफ लेवल्स हम बढ़ाएंगे, नंबर ऑफ लेवल्स बढ़ाएंगे वैसे वैसे स्टेप साइज रिड्यूस होती जाएगी। ओके, सो वेयर L इज द नंबर ऑफ क्वांटाइजेशन लेवल, N इज द नंबर ऑफ बिट्स यूज्ड टू रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ N, और L की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, बट ऑब्वियस 2⁻n। करेक्ट, सो दिस इज द concept of step size and its formula. Okay, now next is the one of the problem associated with this quantization process is the quantization error. Very important. जो हमने क्वांटाइजेशन किया बच्चों, उसके साथ जो प्रॉब्लम एसोसिएटेड है उसको हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन एरर। मतलब बच्चों हम करते क्या है इस प्रोसेस में, राउंडिंग ऑफ करते हैं। मतलब जो ओरिजिनल सैंपल वैल्यू है उसको हम कुछ डिफरेंट वैल्यू पे राउंड ऑफ कर देते हैं। मतलब अब सैंपल की जो वैल्यू है वो उसकी ओरिजिनल वैल्यू नहीं है, उसकी नियर बाय वैल्यू है, इसकी नियर बाय। मतलब उसमें एरर इंट्रोड्यूस हुई, यस और नो, उसमें एरर इंट्रोड्यूस हुई। सपोज मान लो कि यहाँ पे जो सैंपल है, यहाँ पे जो सैंपल है सपोज ये रेंज में, ये सैंपल की वैल्यू लेट से है 0.21, कितनी है ये रेंज में जो वैल्यू है उसकी वैल्यू 0.21, लेकिन मैंने उसकी मिड वैल्यू पे राउंड किया, मतलब मैंने उसको राउंड किया 0.25 पे। तो उसकी ओरिजिनल वैल्यू तो 0.21 थी, लेकिन मैंने उसको राउंड ऑफ कर दिया 0.25 पे। तो मतलब इतनी एरर इंट्रोड्यूस, ये दोनों के डिफरेंस के जितनी एरर इंट्रोड्यूस हुई, मतलब एरर कितनी इंट्रोड्यूस हुई, 0.21 था उसका ओरिजिनल वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू 0.21 है, लेकिन उसकी जो क्वांटाइज्ड वैल्यू मिली उसको हम बोलेंगे क्वांटाइज, राउंड ऑफ वैल्यू को बोलेंगे क्वांटाइज वैल्यू, वो 0.25 हुई, बराबर है। तो उसमें एरर कितनी इंट्रोड्यूस हुई बच्चों, 0.25 माइनस 0.21, उतना डिफरेंस के जितनी, दोनों के डिफरेंस की जितनी एरर इंट्रोड्यूस हुई। सो क्वांटाइजेशन नॉइज, क्वांटाइजेशन एरर इज ऑल्सो नोन एज अ क्वांटाइजेशन नॉइज, इज गिवन एज क्वांटाइज वैल्यू ऑफ द सैंपल माइनस इट्स ओरिजिनल वैल्यू दैट इज x। तो अब देखो 0.25 उसकी क्वांटाइज वैल्यू थी दैट इज x3, और इसकी ओरिजिनल वैल्यू थी 0.21। तो ये दोनों का डिफरेंस जितना एरर और नॉइज इंट्रोड्यूस हुआ। सो क्वांटाइजेशन एरर इज गिवन एज EQ is denoted by EQ, which is also known as a quantization noise, is the difference between quantized value of the sample minus its original value. Okay, and ये जो quantized noise है that can be modeled as a random variable uniformly distributed over the interval minus delta by 2 to delta by 2। और ये quantization noise है ना एरर, उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है प्लस और माइनस डेल्टा बाई 2, प्लस और माइनस डेल्टा बाय 2। सो इट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द रेंज माइनस डेल्टा बाई 2 टू डेल्टा बाई 2। मतलब मैं क्वांटाइजेशन नॉइज को अगर मैं प्लॉट करूं, यहाँ पे क्वांटाइजेशन को नॉइज को मैं प्लॉट करूं तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है बच्चों, डेल्टा बाई 2। सो इट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द रेंज डेल्टा बाई 2 टू माइनस डेल्टा बाई 2, इसकी मिनिमम वैल्यू माइनस डेल्टा बाई 2 है। एंड इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, इट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द रेंज माइनस डेल्टा बाई 2 टू प्लस डेल्टा बाय 2, बराबर है। तो ये उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, क्या होगा, ये उसका डिस्ट्रीब्यूशन है। ओके, नाउ अब इसकी पीडीएफ क्या होगी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या होगा, इसका पीडीएफ क्या होगा। तो बच्चों डिस्ट्रीब्यूशन से पीडीएफ हम इजीली फाइंड कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कैसे फाइंड करते हैं, तो वो फाइंड करते हैं एक फॉर्मूला से 1/b माइनस a, 1/b माइनस a, ये फॉर्मूला से फाइंड कर। अब ये b क्या है, तो मतलब जो रेंज में वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये आपका b है और ये आपका a है। ओके, तो रेंज में, जो रेंज में वो डिस्ट्रीब्यूटेड है उसका जो मैक्सिमम वैल्यू उसको हम b बोलेंगे, उसकी मिनिमम वैल्यू को a बोलेंगे। तो यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है बच्चों, डेल्टा बाई 2, और a की वैल्यू कितनी है, माइनस डेल्टा बाई 2, तो ये पूरा प्लस डेल्टा बाई 2 हो जाएगा। तो डेल्टा बाई 2 डेल्टा बाई 2 दैट इज डेल्टा, तो ये हो जाएगा 1/डेल्टा। तो उसका पीडीएफ कितना मिला हमें, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, दिस इज द 1/डेल्टा। सो एक क्वांटाइजेशन नॉइज एरर है, इट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, रैंडम वेरिएबल है विच इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द इंटरवल माइनस डेल्टा बाई 2 टू डेल्टा बाई 2 एंड इट्स पीडीएफ इज 1/डेल्टा। अब हमें ये क्वांटाइजेशन जो नॉइज है, एरर है, उसका एवरेज पावर फाइंड करना है, एवरेज पावर फाइंड करना है। मतलब मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ
EQ फाइंड करनी है, मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ EQ, दैट इज अ क्वांटाइजेशन नॉइज। तो मीन स्क्वायर वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे ये PDF से? सो दैट इज माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी PEQ, that is the probability density function of this quantization noise, EQ square of the noise into integrated with respect to DEQ, और इसको आप PEQ की जगह पे क्या लिख सकते हैं? 1/डेल्टा। तो 1/डेल्टा तो कांस्टेंट है, मतलब यहाँ पे स्टेप साइज तो कांस्टेंट है, तो उसको मैंने बाहर ले लिया, माइनस डेल्टा। और कहाँ से कहाँ इंटीग्रेशन करना है मुझे इसका? माइनस डेल्टा बाई 2 टू डेल्टा बाई, मतलब इसका पावर मुझे फाइंड करना है, ये डेल्टा बाई 2 टू डेल्टा बाई ओवर दिस इंटरवल। तो इंटीग्रेशन की लिमिट हो जाएगी माइनस डेल्टा बाई 2 टू डेल्टा बाई 2 EQ स्क्वायर DEQ बराबर है, और ये EQ जो है बराबर है EQ, तो ये मुझे मिलेगा डेल्टा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12। इसको हम सॉल्व करेंगे तो मुझे मिलेगा डेल्टा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12। ओके, इसको EQ स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? EQ रेज टू 3 डिवाइडेड बाय 3, और इसकी लिमिट क्या रहेगी बच्चों? माइनस डेल्टा बाई 2 टू डेल्टा बाई 2, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। अब एक बार इसमें अपर EQ की जगह पे अपर लिमिट लिखो, माइनस EQ की जगह पे लोअर लिमिट लिखो। आप लिखेंगे, अब सॉल्व करेंगे तो आपको डेल्टा स्क्वायर बाई 12 मिलेगा। मतलब जो एवरेज पावर, क्वांटाइजेशन नॉइज का एवरेज पावर आपको कितना मिला? डेल्टा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12। सो दिस इज योर क्वांटाइजेशन नॉइज पावर, एवरेज पावर ऑफ द क्वांटाइजेशन नॉइज। ओके, नाउ मुझे सिग्नल टू नॉइज रेशियो फाइंड करना है। अभी क्या फाइंड करना है? सिग्नल टू नॉइज रेशियो। तो सिग्नल टू नॉइज रेशियो क्या होता है बच्चों? इट इज अ रेशियो ऑफ द सिग्नल पावर टू नॉइज पावर, बराबर है। नॉइज पावर हमने फाइंड कर दिया है, तो SNR क्या होगा? सिग्नल टू नॉइज रेशियो इज इक्वल टू, इट इज अ रेशियो ऑफ एवरेज सिग्नल पावर टू द एवरेज नॉइज पावर। अब एवरेज सिग्नल पावर क्या होगा? तो मेरा जो सिग्नल जो है मेरा x ऑफ n सपोज, वो मेरा सैंपल्ड सिग्नल है। सैंपल सिग्नल का एवरेज पावर क्या हो जाएगा? दैट इज 1/कैपिटल N इज इक्वल टू 0 सिग्मा n-1 x स्क्वायर ऑफ n। ओके, ये उसका एवरेज पावर का स्क्वायर ऑफ द सिग्नल डिवाइडेड बाय द n, दैट इज द एवरेज पावर डिवाइडेड बाय मुझे क्या होगा? क्वांटाइजेशन नॉइज पावर। तो कैसे लिखेंगे? नॉइज पावर ही है 1/n समेशन n इज इक्वल 0 टू कैपिटल N-1 EQ स्क्वायर n। ये नॉइज पावर है, क्वांटाइजेशन नॉइज पावर है। अब क्वांटाइजेशन नॉइज पावर तो हमें मिल गया डेल्टा स्क्वायर डिवाइड बाय 12, बराबर है। डेल्टा स्क्वायर डिवाइड बाय 12 मिल गया है। ओके, तो वो सब यहाँ पे लिखेंगे और उसको हम dB में फाइंड करेंगे। तो dB में हमें वैल्यू मिलेगी 10 log 10 SNR। dB कैसे फाइंड करते हैं? 10 log 10 लेते हैं, तो वो हमें मिलेगा 10.79 प्लस 20 log 10 x RMS डिवाइड बाय डेल्टा, बराबर है। अब ये जो पूरी रेंज है, सपोज स्पेशल एक केस कंसीडर करते हैं, इसमें हम स्पेशल केस कंसीडर करते हैं। द सिग्नल हैज फुल स्केल डायनेमिक रेंज। उसकी जो डायनेमिक है वो फुल स्केल है, मतलब उसकी जो रेंज है वो ट्वाइस ऑफ एक्स मैक्सिमम हो गई, ट्वाइस ऑफ एक्स मैक्सिमम हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे? ये जो फॉर्मूला हमें मिला है उसमें हम जो ये डेल्टा जो है, बराबर है, ये जो डेल्टा है वो डेल्टा एक्चुअली क्या होता है? डेल्टा का वैल्यू मतलब डेल्टा का इक्वेशन क्या है? दैट इज द डायनेमिक रेंज। ओके, डायनेमिक रेंज दैट इज एक्स मैक्स माइनस एक्स मीन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटाइजेशन लेवल दैट इज एल, बराबर। एल की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? 2n लिख सकते हैं, तो ये होगा 2n। एल की जगह पे लिख सकते हैं 2n। और ये जो अभी मैंने लिखा कि सिग्नल हैज फुल डायनेमिक रेंज, मतलब उसका जो एक्स मैक्स माइनस ई मीन हम क्या लिख सकते हैं? ट्वाइस ऑफ एक्स मोड ऑफ एक्स मैक्स लिख सकते हैं, बराबर है। तो मैंने डेल्टा की जगह पे ट्वाइस ऑफ एक्स मैक्स डिवाइडेड बाय 2n लिखा। 2n ऊपर चला गया तो 2n इंटू एक्स RMS हो गया, यहाँ पे एक्स RMS की जगह पे, बराबर है। तो क्या हो जाएगा? ये 10.79 प्लस 20 log 10 एक्स RMS डिवाइड बाय एक्स मैक्स हो जाएगा, प्लस 20n log 2, मतलब 2n का भी मैंने log अप्लाई कर दिया सेपरेटली, तो ये हो गया 20n log 10⁻² माइनस 20 log 2 इसका 2 का log, ये 2n का log, बराबर है। 20n log 10⁻², इसको मैंने सेपरेट आउट कर दिया, माइनस 20 log 2।
अब ये वैल्यू तो हमें मिल जाएगी, तो ये वैल्यू हमें मिलेगी 6.02n बराबर है। और इसको सॉल्व करेंगे, टोटल को हम सॉल्व करेंगे पूरे को, तो हमें मिलेगा सिग्नल की वैल्यू दैट इज SNR इन dB मिलेगा 4.77 20 log 10 XRMS डिवाइड बाय मोड Xmax प्लस 6.2 NdB बराबर है। सपोज इसका एम्पलीट्यूड A है, सिग्नल का एम्पलीट्यूड क्या है A, तो इसको हम यहाँ पे XRMS क्या वैल्यू हो जाएगी 0.707A, मतलब पीक एम्पलीट्यूड A है तो उसका RMS वैल्यू क्या हो जाएगा 0.707A डिवाइडेड बाय उसका पीक वैल्यू दैट इज A, तो 4.77 प्लस 20 log 10 0.707A डिवाइड बाय A प्लस 6.02n बराबर है। तो इसको हम करेंगे तो हमें मिलेगा फाइनली 1.76 प्लस 6.02n बराबर है। तो ये मेरा SNR का फॉर्मूला मिला दैट इज 1.76 प्लस 6.02n बराबर, वेयर n इज द नंबर ऑफ बिट्स यूज फॉर एनकोडिंग। ओके, क्लियर हो गया? ओके, तो हमने क्या किया, हमने क्वांटाइजेशन नॉइज पावर फाइंड किया, एवरेज पावर सिग्नल टू नॉइज रेशियो हमने फाइंड किया फॉर दी पीस मतलब सिग्नल गिवन सिग्नल बराबर। नाउ टाइप्स ऑफ क्वांटाइजेशन, तो क्वांटाइजेशन के बेसिकली दो टाइप्स है, एक यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन बराबर। तो यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन में क्या होता है कि जो स्टेप साइज है ना वो फिक्स्ड है, मतलब नंबर ऑफ क्वांटाइजेशन लेवल्स आर यूनिफॉर्मली स्पेस्ड, सो इट इज द यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन में जो नंबर ऑफ क्वांटाइजेशन लेवल्स है वो यूनिफॉर्मली स्पेस्ड है। वेर इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन द स्टेप साइज इज वेरिएबल, जो स्टेप साइज डेल्टा थी ना वो वेरिएबल है, मतलब नंबर ऑफ क्वांटाइजेशन लेवल्स आर अनइक्वली स्पेस्ड। ओके, मतलब उनके बीच का स्पेसिंग थ्रू आउट द रेंज वो यूनिफॉर्म नहीं रहता है, वो बदलता रहता है। वेर इन केस ऑफ यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन द स्टेप साइज इज यूनिफॉर्म फिक्स रहती है। ओके, अब हम यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन पे अगर फोकस करें तो यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन दो टाइप्स के हैं। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन, वन इज द मिड राइज टाइप, अनदर इज द मिड ट्रेड टाइप। तो ये जो आपको फिगर दिख रही है वो मिड राइज टाइप क्वांटाइजेशन है यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन, और ये है मिड ट्रेड टाइप यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन। अब इसको मिड राइज क्यों बोलते हैं, तो आप देख सकते हो एट द मिडल देयर इज अ राइज। ओके, मतलब मिडल में कोई क्वांटाइज लेवल नहीं है, और यहां पे मिडल में एक क्वांटाइज लेवल है विच इज 0। ओके, सो दिस इज द मिड ट्रेड, दिस इज द मिड राइज। ओके, so mid rise type is called so because the origin lies in the middle of the rising part of the staircase like graph, and quantization levels in this mid rise is even in number। जो quantization levels होंगे ना वो even होंगे, कितने कैसे होंगे, even number of quantization level होंगे in mid rise। in mid trade क्यों इसको बोलते हैं, because origin lies in the middle of the trade of the staircase like graph, मतलब ओरिजिन यहाँ पे लाइज इन द मिडल। ओके, मतलब जो क्वांटाइज वैल्यू यहाँ पे मिडल पे भी है, यहाँ पे क्वांटाइज वैल्यू मिडल पे नहीं। ओके, सो क्वांटाइजेशन लेवल्स इन दिस मिड ट्रेड आर ऑड इन नंबर, मतलब जो क्वांटाइजेशन लेवल्स होंगे ना ये क्वांटाइजेशन लेवल्स उसमें ऑड होंगे, नंबर ऑफ क्वांटाइजेशन लेवल्स आर ऑड इन मिड ट्रेड टाइप क्वांटाइजेशन। Okay, and this mid rise and mid trade type uniform quantization are symmetric about the origin, they are symmetric about the origin, origin के about वो symmetric है, दोनों साइड सेम है। okay, origin के रिस्पेक्ट में वो symmetric है। ओके, तो हमने बच्चों क्या डिस्कस किया, हमने एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन के बारे में डिस्कस किया। मतलब मेरे पास एनालॉग सिग्नल था, उसको मैंने डिस्क्रिटाइज सैम्पलिंग का यूज करके डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में कन्वर्ट किया, फिर डिस्क्रीट टाइम सिग्नल मिला वो स्टिल एनालॉग था, उसके एम्पलीट्यूड को डिस्क्रिटाइज किया बाय यूज ऑफ क्वांटाइजेशन, फिर बाद में जो फाइनाइट सैंपल्स जो थे जिसका एम्पलीट्यूड भी फाइनाइट था उसको हमने बाइनरी डिजिट से एनकोड किया डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ क्वांटाइजेशन लेवल्स। ओके, और ये पूरी प्रोसेस को हम क्लब करें तो उसका नाम हो जाएगा पल्स कोड मॉड्यूलेशन। ये पूरी जो प्रोसेस है सैम्पलिंग
प्लस क्वांटाइजेशन प्लस एनकोडिंग इसको हम बोलेंगे पीसीएम, बराबर है। इसको क्या बोलेंगे? पीसीएम, पल्स कोड मॉड्यूलेशन। तो पल्स कोड मॉड्यूलेशन बेसिकली क्या करता है? इट कन्वर्ट्स एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल। सो इट इज अ कन्वर्ट्स एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल, वेरी इंपॉर्टेंट। सो पल्स कोड मॉड्यूलेशन कन्वर्ट एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल। तो ये ब्लॉक डायग्राम आप देख सकते हो कि ये जो पीसीएम का ट्रांसमीटर सेक्शन है, ये पूरा ट्रांसमीटर सेक्शन है और ये उसका रिसीवर सेक्शन है। तो ट्रांसमीटर में पहले एनालॉग मैसेज सिग्नल है मेरे पास, उसको हमने लो पास फिल्टर से पास किया, दैट इज एंटी एलियासिंग फिल्टर। फिर हमने उसका सैंपलिंग किया सिग्नल का, तो ये पॉइंट पे हमें डिस्क्रीट टाइम सिग्नल मिला। फिर हमने उसका क्वांटाइजेशन किया, तो यहाँ पे हमें डिस्क्रीट टाइम प्लस डिस्क्रीट वैल्यू सिग्नल मिला। यहाँ पे डिस्क्रीट टाइम प्लस एम्पलीट्यूड भी डिस्क्रीटाइज मिला, फिर हमने एनकोडर से पास करके यहाँ पे मुझे मिली बाइनरी सीक्वेंस ऑफ बाइनरी डिजिट 1 0 1 0 0 0 लाइकवाइज। तो हमें एनालॉग सिग्नल था, उसको हमने बाइनरी बिट्स में कन्वर्ट कर दिया बाय यूज ऑफ द पीसीएम, पल्स कोड मॉड्यूलेशन। एंड पल्स कोड मॉड्यूलेशन इज द कंप्राइज ऑफ सैंपलिंग प्रोसेस, क्वांटाइजेशन प्रोसेस एंड एनकोडिंग प्रोसेस। ओके, और जो आउटपुट मिला उसको हमने चैनल थ्रू पास किया, बराबर है। चैनल में रीजनरेटिव रिपीटर्स है। रीजनरेटिव रिपीटर्स का काम ये होता है कि सिग्नल को मतलब रिफ्रेश करना, रीजनरेट करना, सिग्नल को रीजनरेट करना, मतलब उसका ओरिजिनल जो एम्पलीट्यूड है वो रिस्टोर करना। ओके, बराबर है। तो ये सब हमें पता है। वी नो लो पास फिल्टर, सैम्पलर हमें ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस किया, क्वांटाइजर भी हमने अभी डिस्कस किया। एनकोडर क्या करता है कि जो क्वांटाइजेशन लेवल है उसको बाइनरी कोड में कन्वर्ट करता है। ओके, रीजनरेटिव रिपीटर्स ये आपके लिए नया है, हम डिस्कस कर लेते हैं। सो दिस सेक्शन इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द सिग्नल, मतलब जब सिग्नल ये चैनल थ्रू ट्रैवल करेगा डिस्टेंस, तो जैसे जैसे वो जाएगा वैसे वैसे मतलब चैनल से पास होगा तो उसमें नॉइस इंट्रोड्यूस होगा चैनल में। तो चैनल में नॉइस इंट्रोड्यूस होगा तो सिग्नल की मतलब लॉस होगा, मतलब उसके एटेन्यूएट होगा, सिग्नल एटेन्यूएट भी होगा। तो रीजनरेटिव रिपीटर्स क्या करेगा? तो सिग्नल में से वो नॉइस को रिमूव करेगा और उसको जो लॉस हुआ उसको कंपनसेट करेगा। ओके, सो द आउटपुट ऑफ द चैनल ऑल्सो हैज वन रीजनरेटिव रिपीटर सर्किट। तो आप देख सकते हो कि चैनल में भी रीजनरेटिव रिपीटर्स है। ओके, और वो क्या करता है? रीजनरेटिव रिपीटर्स नॉइस जो प्रेजेंट है सिग्नल में उसमें से नॉइस को वो क्या करता है बच्चों? पहले रिमूव करता है नॉइस को और सिग्नल को मतलब ओरिजिनल वैल्यू पे रिस्टोर करता है, उसको एम्पलीफाई करता है। तो टू कंपेंसेट द सिग्नल लॉस एंड रिकंस्ट्रक्ट द सिग्नल, इट ऑल्सो इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द सिग्नल। मतलब वो सिग्नल जो नॉइसी सिग्नल रिसीव हुआ है वो नॉइसी सिग्नल से नॉइस को रिमूव करेगा और सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा, उसको रीजनरेट करेगा। ओके, दैट इज द रोल ऑफ रीजनरेटिव रिपीटर्स। एंड रीजनरेटिव रिपीटर्स इट ओनली यूज इन द डिजिटल कम्युनिकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। इट ओनली यूज इन द डिजिटल कम्युनिकेशन, इट डज नॉट यूज इन द एनालॉग कम्युनिकेशन, याद रखना। ओके, वो सिर्फ डिजिटल सिग्नल को ही वो रीजनरेट करेगा, एनालॉग सिग्नल को नहीं करेगा, याद रखना। अब नेक्स्ट ब्लॉक द पीसीएम रिसीवर, ये पीसीएम रिसीवर है। तो रिसीवर में रीजनरेटिव सर्किट हमने डिस्कस कर ली। अब डिकोडर क्या करेगा? तो डिकोडर विल डू द एग्जैक्ट रिवर्स प्रोसेस ऑफ द एनकोडर, मतलब एनकोडर ने जो क्वांटाइज लेवल्स को एनकोड किया था बाइनरी बिट्स में, ये अगेन उससे क्वांटाइज सिग्नल हमें मिलेगा, क्वांटाइज लेवल मिलेगा। सो डिकोडर सर्किट डिकोड्स द पल्स कोडेड वेवफॉर्म टू रिप्रोड्यूस द ओरिजिनल सिग्नल, मतलब इट इज अ वन टाइप ऑफ डिमॉड्यूलेटर वी कैन से, बराबर है। तो मतलब आउटपुट ऑफ दिस डिकोडर इज अवर क्वांटाइज सिग्नल। अब ये क्वांटाइज सिग्नल को हम रिकंस्ट्रक्शन फिल्टर थ्रू पास करेंगे तो हमारा ओरिजिनल एनालॉग सिग्नल हमें मिल जाएगा। ये पॉइंट पे हमें ओरिजिनल एनालॉग सिग्नल मिल जाएगा। क्लियर है? ओके, सो दिस इज द एंटायर पीसीएम चैनल। ओके, ट्रांसमीटर, चैनल एंड द रिसीवर। ट्रांसमीटर को हमने डिटेल में डिस्कस किया, सैम्पलर, क्वांटाइजर एंड एनकोडर।
बराबर है। क्वांटाइजर में जो नॉइस इंट्रोड्यूस होता है उसको भी हमने डिस्कस किया, और पीसीएम में जो सिग्नल टू नॉइस रेशियो होता है उसको भी हमने फाइंड किया। सिग्नल टू नॉइस रेशियो इन दी पीसीएम सिस्टम दैट इज 1.76 प्लस 6.02 कैपिटल एन, बराबर है। तो आज के लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया? सो इन टुडेज क्लास वी हैव डिस्कस अबाउट क्वांटाइजेशन विच इज द की प्रोसेस इन एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन, और बोल सकते हैं इट इज अ की प्रोसेस ऑफ द पल्स कोड मॉड्यूलेशन, एंड वी हैव आल्सो कंबाइंड द डिफरेंट functions that is sampling, quantization and encoding, and we have given the name as pulse code modulation, that is PCM. So I hope कि आज के लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया आपको समझ में आ गया होगा। Let's stop here. We'll discuss other aspect of this course in our next video lecture. Thank you very much.